हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। हम देखते हैं कि हमारी जो बैंकों की यूनियन है, चाहे यूएफबीयू है और चाहे रिटायर्ड बैंक पेंशनरों की यूनियन है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि ये कोई भी काम नहीं करा पा रही हैं? क्या ये पावरफुल नहीं है? क्या ये करना नहीं चाहती हैं? क्या इनके किसी ने हाथ बांध रखे हैं? तो आज हम इसी बात पर देखेंगे कि दूसरी जो यूनियन है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज की जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ भी उससे बना हुआ है, और दूसरी बड़ी बड़ी यूनियन इससे बनी हुई है, उनके सबके काम होते हैं। ऐसी कहीं भी शिकायत नहीं है, केवल शिकायत है आपकी बैंक यूनियनों में। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है? तो मैंने जब इसको देखा अच्छी तरह से, तो इसका कारण है, मेन कारण है इसका नेशनलाइजेशन एक्ट 1970। यानी 1970 में जब बैंक नेशनलाइज हुए, उस समय आपका सेक्शन 19 ने ये आपकी जो यूएफबीओए संगठन है या आईबी है, इनसे शक्ति छीन ली। और ये शक्ति जैसे इनसे छिन जाती है तो ये कहीं के भी नहीं रहते हैं। उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए ये इन्होंने सारा खेल खेला। तो आज हम देखेंगे, और अब मैंने यह बहुत बता दिया है आपको कि 1970 का जो एक्ट है उसकी क्या ताकत है। क्योंकि 1970 से पहले और 1970 के बाद, जब 1970 में एक्ट आ गया, नेशनलाइजेशन एक्ट, तो उस समय बेस सेटलमेंट और आपके पेंशन के फंड वगैरह जो कुछ भी थे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार नहीं होने थे, वो सारे के सारे बदल जाने थे। वो इंडिविजुअल बैंक का काम था, भारत सरकार से अनुमति लेके और आरबीआई से कंसल्ट करके और रेगुलेशन बना करके और लेट बिफोर पार्लियामेंट करके सारा कुछ लाना था। लेकिन इसको इन्होंने अवॉइड कर दिया। यदि इसको लागू कर देते तो ये जो यूनियन है और आईबीए है, इनके हाथ से वेज सेटलमेंट निकल जाता। तो आज हम देखते हैं कि ये यूएफबीयू जो बना, पहले ये अलग अलग संगठन थे, इसके हाथ से यदि बेस सेटलमेंट निकल जाए, आईबीए के हाथ से बेस सेटलमेंट निकल जाए, तो इनके पास रह क्या जाता है? इनके पास 0/0 कुछ नहीं रह जाता है। ये केवल और केवल एडवाइजरी यूनियन से, एडवाइजरी कॉन्फेडरेशन से बन सकते हैं। तो पहले तो हम यही देखेंगे वाई यूएफबी बिकेम पावरफुल, कि भाई इतना यूएफबी इतना पावरफुल कैसे हो गया, और ये सारे के सारे इकट्ठे कैसे हो गए? सारे इकट्ठे इसलिए हुए कि इनमें से जो 9 कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, वार्ताओं में जो भाग लेंगे, यदि इनमें से एक भी संगठन सिग्नेचर नहीं करता है तो इनका सेटलमेंट लागू नहीं हो सकता है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए कि भैया अस्तित्व बचाना है तो ऐसे आ जाओ। अब अस्तित्व कैसे बचे? क्योंकि जो 1970 का एक्ट है वो तो इस चीज़ को अलाउड करता नहीं, वो तो अपनी इंडिविजुअल बैंक को अलाउड करता है। तो इनने सारा इकट्ठा होकर के और अपना खेल खेला, क्योंकि इनसे पैसे तो आते गए कर्मचारियों से, और इन्होंने अपना खेल खेल लिया और ये बन गए मिनी उद्योगपति। तो आज हम ये देखेंगे कि यदि इनसे बेस सेटलमेंट ले लिया जाता है तो इनका क्या रोल रह जाता है, और ये बेस सेटलमेंट से ही इनको ताकत आती है। तो पहला है व्हाई यूएफबीयू बिकेम पावरफुल। द प्रिंसिपल रीजन फॉर यूएफबीयूज प्रोमिनेंस हैज बीन इट्स रोल एज द कलेक्टिव निगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाईपार्टिसन सेटलमेंट। ये जो कलेक्टिव निगोशिएटिंग है ना, बाईपार्टिसन सेटलमेंट की, बेस सेटलमेंट की और जॉइंट नोट की इंडियन बैंक के साथ, ये है इनकी ताकत। और ये ताकत इनको देता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एक्ट 1970 नहीं देता। 70 के बाद जो विषय और जो मैटर एक्ट 70 से लागू होने थे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से लागू नहीं होने थे। तो आपका बेज रिवीजन, बेस सेटलमेंट और जितने भी पेंशन संबंधी मामले वो सारे के सारे एक्ट 70 से होने थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। यदि कर देते तो इनके हाथ से वेज सेटलमेंट निकल जाता, जॉइंट नोट निकल जाता, और इस जॉइंट नोट से ही इनकी कमाई होती है। इनको 4% लेवी मिलती है और 200 रुपये प्रति माह हर एक कर्मचारी का मिलता है। ये इस बेस सेटलमेंट की वजह से मिलता है। इस बेस सेटलमेंट में ये घटा बढ़ी करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं बैंक पेंशनरों को। तो इनका क्या है, क्यों इतने ताकतवर है? सिंस बेज रिवीजन अफेक्ट्स एवरी सर्विंग एम्प्लॉई एंड ऑफिसर, इट प्रोवाइड्स यूएफबी। और यूएफबी को क्या मिल जाता है इससे?
एक कॉमन एजेंडा फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सारे भी जितने 9 दल हैं इनको एक कॉमन एजेंडा मिल जाता है। मास पार्टिसिपेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज का सहारा मिल जाता है। रिकॉग्निशन बाई IBA, DFS एंड द गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल जाती है। फाइनेंशियल इन्फ्लो थ्रू सब्सक्राइब, और उनका पैसा आता है सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, लेवी के माध्यम से, कलेक्शन आफ्टर सेटलमेंट, और पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल लीवरेज, और साथ साथ इनको मिलता है राजनीतिक और औद्योगिक सहायता मिलती है, लीवरेज मिलती है इनको। इसकी वजह से ये लोग हैं पावरफुल। अब यदि बेस सेटलमेंट से छीन लिया जाए तो क्या रोल रह जाएगा इनका? रोल रह जाएगा, विदाउट बेस सेटलमेंट द सेंट्रल यूनिफाइंग फैक्टर बीकन्स कंसिडरेबली। तो इनको जो जोड़े रखा हुआ, जो फैक्टर जो जोड़ रखा है, वो केवल और केवल इनको जो फेविकॉल, बेस सेटलमेंट इन लोगों को फेविकॉल है, इनको जोड़े हुए हैं। यदि बेस सेटलमेंट यहाँ से निकल जाता तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना इनका पैसा आएगा, फिर ये काम करेंगे। अब उसके बाद में काम क्या रह जाएगा? इनके पास काम रह जाएगा recent development so that UFB has already been active on issues beyond the wage revision। वेज रिवीजन के अलावा इनमें काम रह जाएंगे कि 5 डे बैंकिंग के, PLI रिटायर डिस्प्यूट्स के, स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट के, प्रोटेक्शन ऑफ बैंकर्स के, मेडिकल इंश्योरेंस के, और लेबर राइट्स और इंडस्ट्री, ये इनके काम रह जाते हैं। अब हम चीज़ देखते हैं व्हाट हैपन्स इफ बेस सेटलमेंट। अब यदि बेस सेटलमेंट इनसे ले ली जाए तो क्या रह जाएगा इनके पास? मतलब ये काम कर बेस सेटलमेंट करते हैं, उसके अलावा इन कामों करते हैं, और बेस सेटलमेंट से छीन लिया जाए तो फिर क्या रहेगा? पहला, अब इसके 2 सीन बनते हैं। सिनेरियो 1, पे कमीशन टाइप सिस्टम। हमारे मतलब कर्मचारियों के लिए पे कमीशन टाइप सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि हर बैंक का इनको अलग से पे कमीशन सिस्टम बिठाना पड़ेगा। ए बैंकिंग वेजेज आर डिटरमिन्ड थ्रू अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, गवर्नमेंट कमीशन और डायरेक्टली पॉलिसी फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ बाईपार्ट सेटलमेंट। UFBU लूजेज इट्स ट्रेडिशनल कोर फंक्शन। इनका जो कोर फंक्शन है उनसे खत्म हो जाएगा। इन सच सिचुएशन बेज निगोसिएशन बिकम सेकेंडरी। इनके लिए जो बेज का निगोसिएशन करते हैं, जहाँ इनको सबसे ज़्यादा फायदा है, वो इनके लिए महत्व का नहीं रहेगा, वो गौड़ हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। एम्प्लॉयज में क्वेश्चन द नीड फॉर ए लार्ज अम्ब्रेला फोरम। कंस्टिट्यूएंट्स यूनियंस में इंक्रीजिंगली परस्यू देयर ओन एजेंडा। लेवी कलेक्शन लिंक टू सेटलमेंट में बिकम डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। और लेवी का जो कलेक्शन करते हैं ना, वो इनके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। द ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट विद रेड्यूस्ड इन्फ्लुएंस। ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा, AIBA रहेगा, आपके UFB रहेंगे, जितने भी IWOC भी रहेगा, सब रहेंगे, लेकिन इनकी जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव एकदम इनका कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? अंत में सारांश में, if pension updation becomes recognized as a matter of regulatory implementation rather than negotiation, one important area traditionally used for negotiation could move outside the UFB influence। और ये UFB के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएंगे। और फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द मोर issues become governed by statute regulations, the less indispensable the negotiation function becomes। और जैसे जैसे रेगुलेशन से सारी चीज़ शासित होंगी तो इन्होंने जो प्रभाव मचा रखा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सारा चीज़ बताने के बाद अब एक बात तो निश्चित है कि ये सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, यदि ये सफलता की कोशिश करेंगे और ये पेंशन अपडेशन के लिए जिद करेंगे, कर्मचारियों के DA के लिए जिद करेंगे, और जो मुद्दे पड़े उनके लिए करेंगे, ये DA न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इनको आंख दिखाएगा बैंक मैनेजमेंट। और आंख दिखाएगा ऐसे कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं है, बेस सेटलमेंट का तुम्हारा काम नहीं है, इसको तुम खत्म करो, और जो मुद्दे हैं जो अभी मैंने बताए इन कामों को करो। 5 डे बैंकिंग करो, PLI रिलेटेड डिस्प्यूट करो, स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट करो, प्रोटेक्शन ऑफ बैंकर्स करो, मेडिकल इंश्योरेंस का काम करो, लेबर राइट्स और इंडस्ट्री काम करो। लेकिन बेस सेटलमेंट तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट जो 1970 है उसके सेक्शन 19 के 1, 2, 3, 4 में देखिए, आपको सब कुछ वहाँ पर दे रखा है, और उसके अनुसार करेंगे। अभी तो स्वाभाविक सी बात है, रेगुलेशन है। अब जो रेगुलेशन है तो ये क्या करें? इनके पास एक ही तरीका है, मैनेजमेंट की मानो, और उधर से मैनेजमेंट की मानो, और अपना हाथ मैनेजमेंट से रखवा लो, और इधर से इनका जो फाइनेंसिंग हो रहा है इधर एम्प्लॉय से हो रहा है, और आराम से मजे मारो, और करना धरना कुछ है नहीं। ये है हमारे पेंशन अपडेशन नहीं होने का कारण। ये जो दोष लगाते हैं ना, गवर्नमेंट पे दोष लगाते हैं, ये IBA पे दोष लगाते हैं, ये बैंकों पे दोष लगाते हैं, कोई दोषी नहीं है। इनको दबा रखा है केवल कहते हुए कि ये तुमने थोड़ा सा भी उससे उठाया तो हम
एक्ट 1970 को लागू कर देंगे, उसके बाद तुम रहते रहना। और सारी की सारी ये परेशानियां हैं ये एक्ट 1970 की। और मैं बता दूं ये इकट्ठे क्यों हुए, यूएफबी क्यों बनाया इन्होंने। यूएफबी इसलिए बनाया, इनको पता है कि आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो एक्ट 1970 आ जाएगा। 70 आ जाएगा तो उस समय हमारी जो भी हमारी वैल्यू बनी हुई है और जो हमारे पास पैसा आ रहा है लेवी के माध्यम से, सब खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि वैल्यू तो बेस सेटलमेंट से ही बन रही है इनकी। और यही कारण है, और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और इसमें ये सब मिले हुए हैं, ये यूनियन भी मिली हुई है, आईवीआई मिला हुआ है, बैंक भी मिले हुए, डीएफएस मिले, गवर्नमेंट मिली हुई है। अब मैंने सुना है कहीं कि भारत सरकार इनको बैंकों का और कंसोलिडेशन करने जा रही है, 12 बैंकों और कम बैंक रह जाएंगे। तो जैसे जैसे बैंक सिकुड़ते जाएंगे इनका भी एरिया सिकुड़ता चला जाएगा। अब हमारा क्या होगा, हमारा काम तो जो कुछ भी होना है कोर्ट से होना है, कोर्ट के सिवाय और कहीं से नहीं होना है। अब दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।